तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है अब। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि लिनक्स का कोई पर्टिकुलर ओनर नहीं है, इसे कोई ओन नहीं करता और इसे कोई भी फ्रीली यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा डे वन है और डे वन में हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन और बाकी सब चीज़ें देखेंगे लिनक्स के बारे में। जो चीज़ें लिनक्स के बारे में आपको जाननी ज़रूरी है। अगर आप किसी भी फील्ड में ज्वाइन करते हो, जैसे लिनक्स एडमिन, अगर आप फील्ड ज्वाइन करते हो या किसी कंपनी में आईटी सिक्योरिटी हेड बनते हो, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट आपकी लिनक्स है। क्योंकि जब तक आपको लिनक्स नहीं आएगा तब तक आप उस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन नहीं कर सकते, उस प्लेटफॉर्म पे वर्क नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लिनक्स के इंट्रोडक्शन से। स्क्रीन शेयर स्क्रीन शो नहीं हो रही, अभी मैंने ऑफ कर रखी है इसलिए शो नहीं हो रही भाई। अभी जैसे सबसे पहले तो मैं थ्योरी को कंप्लीट कर लेता हूँ और फिर बाद में मैं प्रैक्टिकल पे आऊँगा, तब अपनी स्क्रीन को शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले अपनी कुछ थ्योरी को कवर करने वाले हैं जो लिनक्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी है। तो मैं अपने नोटपैड को ओपन कर लेता हूँ और स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ। शेयर हो रही है स्क्रीन? ओके, ठीक है। तो बेसिकली लिनक्स एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जिसे कोई भी ओन नहीं करता, इसे हर कोई यूज़ कर सकता है। आज के टाइम पे जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो सब लिनक्स का यूज़ कर रही है। और कंपनीज में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स है, जो कि इन्वेंट किया गया था 1996 में बेल लेबोरेटरी में, ठीक है। और इसके राइटर जो थे, दो सबसे इंपॉर्टेंट जनों का नाम आपको सबसे पहले सुनने को मिलेगा। सबसे पहले हमारे केन थॉमसन एंड, हेलो, वॉइस आ रही है? वॉइस आ रही है कि मेरी? एक बार कंफर्म कर दो मेरी वॉइस आ रही है क्या? हेलो हेलो। ओके। तो लिनक्स के बारे में कुछ जानने से पहले हमें कुछ की थ्योरी के बारे में पता होना ज़रूरी है कि लिनक्स एक्चुअली में है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले 1996 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी इसे क्रिएट करने के लिए। 1994 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी बेल लैब्स में, न्यू जर्सी में, ठीक है। तो इसके फर्स्ट राइटर जो थे उनका नाम था डेनिस रिची, जिसे आप सी का फाउंडर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो उनका क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने का मोटिव था। एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना था उनको जिसे मल्टीपल यूजर एक ही टाइम पे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज कर सके। ठीक है। आप एक काम कीजिए, इसका नोट्स भी लेते रहिए, जो मैं बताता जाऊंगा वो आपके काम ही आएगा। आप इसका नोट्स भी बनाते रहिए। आप एक रफ कॉपी या कोई भी कॉपी ले लीजिए, या आप ऑनलाइन टाइप कर सकते हो तो आप ऑनलाइन टाइप कर लीजिए। क्योंकि क्या, ये चीज़ें आधे से ज़्यादा जो चीज़ें मैं आज बताने वाला हूँ बेसिक है, बट जो इंटरव्यू में भी सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। इससे इससे आपको ही फ़ायदा मिलेगा अगर आप इसे लिख लेते हो तो कहीं पे, ताकि आपको याद नहीं करना पड़ेगा और बस आप लिख करके इसे याद कर सकते हो। तो इसे आप लिख लीजिए। तो 1964 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी बेल लैब्स में। और इसके जो फाउंडर थे, लिनक्स के जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के जो स्टार्टिंग जिन्होंने करी थी, उनका नाम था डेनिस रिची एंड केन थॉमसन, ठीक है। तो इनको एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना था जिसे मल्टीपल यूजर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर यूज कर सके। अब जैसे कि कोई भी प्लेटफॉर्म हो, जैसे लिनक्स, मैक एंड आईओएस, कोई भी डिवाइस हो, वो सब प्लेटफॉर्म पर एक साथ चल सके। बेसिकली एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना था जो हार्डवेयर से इजीली कनेक्ट कर सके। क्योंकि अगर हमें हार्डवेयर से कोई भी आउटपुट लेना है तो हमें एक ब्रिज की जरूरत पड़ेगी, जो कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इसके भी डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होते हैं जिसके जिसके थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है, जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताने भी वाला हूँ, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं 1996 के बारे में। तो सबसे पहले 1964 से स्टार्ट किया था इन्होंने प्रोजेक्ट, और 1969 में इन्होंने कंप्लीट कर दिया एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना करके। दो जने मेन थे, केन थॉमसन एंड डेनिस रिची। इन्होंने एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जो सभी प्लेटफॉर्म्स पर वर्क कर सके, जिसका नाम इन्होंने रखा यूनिक्स।
ठीक है, जिसे हम यूनिक्स के नाम से भी जानते हैं। इसका एक्चुअल नेम था यूनिक्स था, बट इसे हमने टाइम के अकॉर्डिंग इसका नाम यूनिक्स कर दिया। ठीक है, जिसे कंप्लीट किया गया था 1969 में। और सबसे पहले, और इसका इस ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्लीट फुल फॉर्म है यूनिक्स का, यूनिफाइड यूनिफाइड मल्टीपल यूजर इंफॉर्मेशन यूनिफाइड मल्टीपल यूजर कंप्यूटिंग सिस्टम। ठीक है, यूनिफाइड कंप्यूटर सॉरी, मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है कि मेरी रिकॉर्ड हो रही है कि एक बार? हेलो 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 हेलो, वॉइस आ रही है कि एक बार चैट में बता दो मेरे को। बीच बीच में जा रही है। ओके, ठीक है। तो यूनिक्स की फुल फॉर्म है यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सर्विस। ठीक है, इसकी ये फुल फॉर्म है, आप इसे नोट कर लीजिए। तो इसे कंप्लीट किया गया था 1969 में। ठीक है, डेनिस रिची एंड केन थॉमसन द्वारा। ठीक है, और उसके बाद में 1975 में एक मोमेंट स्टार्ट हुआ जहां पे सबसे पहले इसका एक वर्जन आया था यूनिक्स का, यूनिक्स V6। ठीक है, जिसे हम, जो कि उस टाइम पर इतना पॉपुलर हुआ, जिसके बाद में कंपनीज ने अपने अपने पर्टिकुलर मॉडल्स यहाँ पे क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो उसमें अलग अलग कंपनीज इन्वॉल्व थी, जैसे कि IBM ने अपना खुद का एक सिस्टम इन्वॉल्व करा। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ IBM ने कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व करा था। IBM ने अपना खुद का यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वॉल्व कर दिया था, जिसका नाम है AIX। ठीक है, और उसके बाद में एक नया सिस्टम और एक नई कंपनी द्वारा और बनाया गया, जो कि एक लिनक्स यूनिक्स का ही एक फ्लेवर था। ठीक है, जो कि सन सोलरेज द्वारा एक सिस्टम बनाया गया था, जिसका नाम था सन सोलरेज। ठीक है, और उसी टाइम पर आया था मैक ओएस, जो कि माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट का एक कॉम्पिटिटर ही हम मान सकते हैं। जो कि जैसे कि आपने iOS यूज करा है, आप iOS भी यूज करते हो, आईफोन यूज करते हो, मैक ओएस यूज करते हो, आईपैड यूज करते हो, उन सभी में ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जा रहा है, जो कि एक यूनिक्स का ही एक डुप्लीकेट मान सकते हो, जो कि उसके कोड को रीराइट करके बनाया गया है। ठीक है, और उसी टाइम पर HP UX भी आया था, जो कि HP कंपनी द्वारा बनाया गया था, बट वो इतना चला नहीं, क्योंकि उसमें काफी सारी लिमिटेशन थी, और उनके पास इतनी टीम नहीं थी कि वो उस प्रोजेक्ट पर पर्टिकुलरली वर्क कर सके। तो इसलिए HP UX का नाम आप अगर पहले की हिस्ट्री में देखोगे तो आपको उसी टाइम पर सुनने को मिलेगा। ठीक है, तो HP UX इतना चला नहीं, तो इसलिए उसको बंद कर दिया गया। बाकी आईबीएम के बाकी आईबीएम के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आज भी चलाए जा रहे हैं, बट वो इतने मास लेवल पे यूज नहीं किए जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में एक बंदा आया 1991 में, लिनक्स लाइनस टॉरवेल। 1991 में एक बंदा आया लाइनस टॉरवेल, जिसको अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना था, जिसका एक तरह से ये प्रोजेक्ट था। ठीक है, उनको एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना था, जिन्होंने मतलब उस ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए यूनिक्स का यूज किया था। बेसिकली उन्होंने एक आइडिया लिया था कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कैसे करना चाहिए, एंड उस आइडिया के अकॉर्डिंग अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को क्रिएट किया था। तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को क्रिएट करने के लिए 1991 में इन्होंने स्टार्ट किया था। तो वहां से स्टार्ट करने के बाद में इन्होंने एक कॉलेज प्रोजेक्ट के दौरान इस प्रोजेक्ट को स्टडी किया। ठीक है, और उन्होंने एक आदमी को सबसे ज्यादा फॉलो किया, जिनका नाम था एंड्रयू एंड्रयू टेनोबॉम। ठीक है, एंड्रयू टेनोबॉम इनका नाम था। इन्होंने सबसे ज्यादा इनको स्टडी किया, क्योंकि एक तरह से ये इनके प्रोफेसर थे, जिन्होंने खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बना रखा था, क्योंकि कॉलेज के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इन्होंने कॉलेज के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना रखा था, जो इन्होंने हेल्प ली। ठीक है, हेल्प लेने के बाद में इन्होंने पूरा बताया कि हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, तो हमें आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का एक आइडिया लेना है। तो उन्होंने इसकी हेल्प ली थी। ठीक है, लाइनस टॉरवेल ने हेल्प ली थी लिनक्स। वॉइस कट रही है, एक सेकंड में माइक चेक कर लेता हूँ सबसे पहले।
एक बार ये बता दो, वॉइस क्लियर आ रही है क्या मेरी? क्योंकि काफी लोग बोल रहे हैं कि वॉइस कट रही है, साउंड नहीं आ रहा। आ रही है। एक सेकंड में वायर को रिमूव करके देखता हूँ इसमें से। ओके, ठीक है। तो इन्होंने एंड्रयू टेनीबॉम को सबसे ज्यादा स्टडी किया, इनका ऑपरेटिंग सिस्टम लेकर के उसे स्टडी किया, ठीक है। इन्होंने फिर बाद में एक 1991 से 1995 के बीच में अपना खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया, जिसका नाम इन्होंने रखा लिनक्स, ठीक है। और इनका जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम पड़ा है, उनके स्टार्टिंग के नाम से ही पड़ा है। जैसे लिनक्स टॉरवेल था इनका नाम, तो उनका लिनक्स का जो फर्स्ट 4 लेटर थे उनको एक तरह से कॉपी कर लिया गया है, एक तरह से वहां से उठा लिया गया है। और यूनिक्स का जो एक्स है उसे वहां पे उसको लगाया गया है, यानी कि उसको कंप्लीट नाम रखा गया है यूनिक्स। यूनिक्स के ही नाम से डेराइव हुआ है लिनक्स, ठीक है। तो इसे आप ये भी मान सकते हो। और 1995 से लेकर के 1997 तक, ठीक है, जो एक तरह से ये 7 साल का गैप था बीच में, 1991 से 1997 के बीच में एक तरह से कंपनीज के बीच में फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट चल रहा था, जिसमें अलग अलग कंपनीज ने अपने अपने सॉफ्टवेयर बना रखे थे, ठीक है। तो उसी टाइम पर मतलब ये मान लो कि हर कोई पेड सॉफ्टवेयर को अफोर्ड नहीं कर पाता था। तो उस टाइम पर भी वैसे क्रैकिंग होती थी, तो इतनी पॉपुलर नहीं थी क्रैकिंग, बट ये था कि जो जितने भी पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, अगर आपको उनका यूज करना है तो आपको क्या है, एक खुद का उसको पे करना होगा, ठीक है। कंपनीज को आपको पे करना होगा, तभी आप उनके ऑपरेटिंग सिस्टम या किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो, ठीक है। उस टाइम पर विंडोज बन चुका था, विंडोज ने अपने अलग अलग वर्जन को इंट्रोड्यूस कर दिया था, जो कि विंडोज की अगर उस टाइम पर कॉस्टिंग देखे तो $2000 की मतलब कॉस्टिंग होती थी, ठीक है। जो अगर आपको विंडोज यूज करना है तो आपको $2000 कंपनी को पे करने होंगे, तभी आपको लाइसेंस की मिलेगी, तभी आप उसका यूज कर सकते हो। बट उस टाइम के अकॉर्डिंग $2000 बहुत होते थे, जो कि आज भी एक तरह से कम नहीं होते। जो कि अगर देखा जाए इसके प्रीमियम वर्जन में, तो कंपनीज में सबसे ज्यादा विंडोज और लिनक्स का यूज किया जाता है, क्योंकि लिनक्स इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि वो ओपन सोर्स है, उसे कोई भी यूज कर सकता है, ठीक है, उसका कोई ओनर नहीं है। बट जो विंडोज है, विंडोज का एक ओनर है माइक्रोसॉफ्ट, जिसे आप जानते होंगे। अभी आप जितने लोग देख रहे हो, जो लोग लैपटॉप से ज्वाइन है, बेसिकली उनके 90% से ज्यादा लोग जो अभी ज्वाइन है मीटिंग में है, वो सभी लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने मेन ओएस पे यूज कर रहे होंगे। कुछ 10% ही लोग ऐसे होंगे जो अपने मेन ऑपरेटिंग सिस्टम को लिनक्स में यूज कर रहे होंगे, ठीक है। और आधे से ज्यादा लोग यहाँ पे एंड्रॉयड से ज्वाइन होंगे, तो वो भी एक तरह से लिनक्स पे ही बेस्ड है, ठीक है। तो 1991 से लेकर के 1997 तक के बीच में एक फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट चला था, जिसमें जितनी भी कंपनीज थी सबने अपने सॉफ्टवेयर को फ्री कर दिया था, ठीक है। इसके बीच में अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम भी आए थे, और अलग अलग लिनक्स के फ्लेवर्स भी बने थे। जैसे कि अगर लिनक्स के फ्लेवर्स की हम बात करें, तो यहाँ पे अलग अलग फ्लेवर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि डेबियन बेस ओएस, और उसके बाद में आता है यहाँ पे हमारा आर्च बेस, आर्च लिनक्स। आर्च में आप देख सकते हो ब्लैक आर्च ओएस को, ठीक है। और उसके बाद में आता है हमारा फिडोरा बेस ओएस, ठीक है। उसके बाद में फिडोरा बेस हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। फिडोरा बेस हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, जिसमें रेड हैट एंटरप्राइजेस आता है, ठीक है। और उसी का एक अल्टरनेटिव ओएस है, जैसे कि हमारा सेंट ओएस, ठीक है। सेंट ओएस आता है हमारा, जो एक तरह से फिडोरा का ही एक अल्टरनेटिव है, ठीक है। तो हम इसे मान सकते हैं। और डेबियन में आपने देखा होगा सबसे पॉपुलर ओएस जो है, वो यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलर यूज किया जाने वाला ओएस है काली लिनक्स, ठीक है। काली लिनक्स को आज के टाइम पे सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है, क्योंकि एक तरह से इसमें सभी टूल्स प्री इंस्टॉल मिल जाते हैं आपको, ठीक है। तो जितने भी सिक्योरिटी प्रोफेशनल, सिक्योरिटी रिसर्चर्स एंड बग बाउंटी हंटर्स हैं यहाँ पे, वो सभी आज के टाइम पे लिनक्स में काली लिनक्स को सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये एक तरह से फ्री एंड ओपन सोर्स है, इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना होता, एंड सबसे ज्यादा इसी का यूज किया जाता है।
हालांकि मार्केट में आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाएंगे डेबियन बेस्ड, जैसे कि यहाँ पे पैरेट ओएस हो गया, उबंटू हो गया, वो भी डेबियन बेस ही है, ठीक है। बट ये इतने ओपन सोर्स है एंड इतना फ्री टू यूज है, जो कि इनको कोई भी यहाँ पे यूज कर सकता है। देखो बग बाउंटी की क्लासेस भी आएगी, अभी तो क्या है, ये बेसिकली एक कैप्सूल कोर्स है। जैसे जैसे आपका सपोर्ट अच्छा रहेगा, अगर हमारी लाइव में जैसे अभी यहाँ पे 41 पीपल्स हैं, तो जैसे जैसे हमारा सपोर्ट बढ़ेगा, हम आपके लिए अलग अलग कोर्सेज को भी इंट्रोड्यूस करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने इस लिनक्स के कोर्स को कंप्लीट करेंगे, फिर बाद में आगे आने वाले कोर्सेज में हम इसको भी डिस्कस करेंगे। तो मोस्टली यहाँ पे जितने भी लोग अभी मीटिंग में हैं, यहाँ सबको हिंदी तो आती होगी ना? सबको हिंदी आती है यहाँ पे? कोई नेपाल वगैरह से है क्या यहाँ पे? नेपाल, बांग्लादेश? ओके, चलो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी एक तरह से फ्री कोर्स है, तो इसे कोई भी ज्वाइन कर सकता है, और मैं ट्राई करूंगा कि आपको एक तरह से एक बेस्ट नॉलेज दे सकूं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको बताया अभी लिनक्स के बारे में, ठीक है, लिनक्स के फ्लेवर्स हमने जान लिए। तो अब ये लिनक्स के फ्लेवर्स तो मैंने आपको बता दिए, पर इसमें जो एक तरह से लिनक्स है ना, ये कोई ऑपरेटिंग सिस्टम हम इसे मान नहीं सकते, बट पूरी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ये, ठीक है। इसे हम एक तरह से कर्नल की तरह मान सकते हैं, जो कि एक तरह से हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर के बीच में एक मिडल लेयर की तरह काम करता है। जैसे कि आपने अगर कोई कॉलेज स्टूडेंट होगा यहाँ पे, तो उसको ये पता होगा कि लिनक्स एक जीरो जीरो लेवल पे वर्क करने वाला एक तरह से ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन करता है, जो कि हमारी दी गई कमांड्स को एक तरह से मशीन फॉर्म में कन्वर्ट करता है बाइनरी में। अगर आपको जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगर ये आप देख सकते हो विंडोज में, मैं इस माउस कर्सर को इजीली हिला सकता हूँ, ठीक है। अगर यही काम मेरे को करना है, तो मेरे को इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, और अगर मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, तो मेरे को लाखों लाइनों को कोड लिखना पड़ेगा सिर्फ माउस को इतना मूव करने के लिए, जो कि काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बट वही काम ये आपका कर्नल इजीली कर देता है, ठीक है। तो इसीलिए एक तरह से ये जितने भी कोर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, विंडोज, मैक, लिनक्स, एंड्रॉयड, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, सबका एक ब्रिज है, जिसको हम कहते हैं कर्नल, ठीक है। अगर कर्नल नहीं होगा, तो एक तरह से हार्डवेयर से इंटरेक्शन एक तरह से बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी टास्क परफॉर्म करना है, तो उसके लिए आपको लाखों लाइनों का कोड राइट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा जानने की बात यह है कि ये एक तरह से फ्री ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है लिनक्स, ठीक है। तो हम इसका यूज इसलिए करते हैं क्योंकि है ना, ये आधे से ज्यादा तो एक तरह से फ्री है, ठीक है। और कुछ कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी है जो लिनक्स को पेड तरीके से बेचते हैं, जैसे कि आपने रेड हैट लिनक्स एंटरप्राइजेस का नाम सुना होगा, ठीक है। जो कि कंपनीज में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, रेड हैट लिनक्स एंटरप्राइजेस, जो कि पेड सॉफ्टवेयर है, जिसे हम लिनक्स का ही एक वर्जन बोलते हैं, जैसे कि फिडोरा बेस्ड ओएस है, एंड उसी का एक अल्टरनेटिव है सेंट ओएस, जो कि कंप्लीटली फ्री है। अगर आप लिनक्स एडमिन की तैयारी कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले इस ऑपरेटिंग सिस्टम की नॉलेज होनी जरूरी है। जैसे कि आपको RHCL का ऑफिशियल सर्टिफिकेट भी होता है, आपको वो करना पड़ेगा अगर आपको लिनक्स एडमिन बनना है तो, ठीक है। जो कि रेड हैट ऑफिशियली प्रोवाइड करता है। कुछ इसके आई गेस $300 में इसका सर्टिफिकेशन कोर्स होता है, तो वो आपको लेना पड़ेगा अगर आपको RHCL करना है तो, ठीक है। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, आपको इजीली मिल जाएगा। तो जैसे कि मैंने अब आपको बता दिया कि लिनक्स ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। अरे भाई, प्रोटोन वीपीएन का वो बाद में देखेंगे, वीपीएन अभी यहाँ पे टॉपिक नहीं है। तो हमारा टॉपिक है यहाँ पे लिनक्स। वीपीएन वगैरह हम नेटवर्किंग में कवर करेंगे, नेटवर्किंग का भी एक पूरा सीरीज आएगा, ठीक है। तो अब मैंने आपको ये बता दिया है कि लिनक्स भी ओपन सोर्स है, ठीक है। ओपन सोर्स होने के बाद में सबसे ज़्यादा दूसरी बात आती है यहाँ पे, ये कि सबसे ज़्यादा सिक्योर है, ठीक है। ओपन सोर्स में मतलब ये, इसका सोर्स कोड कोई भी देख सकता है, एंड इसके सोर्स कोड को मॉडिफाई करके कोई भी अपना लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉन्च कर सकता है, ठीक है। अगर आज आपके पास लिनक्स का पूरा सोर्स कोड अवेलेबल है, तो आप चाहो तो उसका यूज करके खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च कर सकते हो, एंड जिसके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी, ठीक है। और वहीं पे देखो, विंडोज एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका सोर्स कोड आज के टाइम पे किसी के पास अवेलेबल नहीं है,
ठीक है, अगर किसी ने डिकम्पाइल करके या रिवर्स इंजीनियर करके निकाल लिया हो, जो कि एक तरह से कहना मुश्किल है कि किसी के पास होगा, बट देखा जाए तो एक तरह से हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि इसके चांसेस 50-50 हैं। क्योंकि इसके लिए एक तरह से लिनक्स के लिए आपको सबसे पहले कर्नल पैचिंग और भी कई तरह के मेथड्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, अगर आपको लिनक्स को और विंडोज को दोनों को डिकम्पाइल करना है, तो उसके लिए एक अलग से प्रोसेस होंगे, जो कि बहुत मुश्किल है। आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो लिनक्स लिनक्स को मॉडिफाई करना काफ़ी ज़्यादा इजी है एज कंपेयर टू विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। और मैक ओएस की तो बात भूल ही जाओ, क्योंकि उसको तो आप एक तरह से डिकम्पाइल कर ही नहीं सकते हैं। डिकम्पाइल हो जाएगा, बट उसमें आपको ये है कि उसके ऑफिशियल सॉफ्टवेयर के थ्रू ही आप डिकम्पाइल कर सकते हो। आवाज़ गई? आवाज़ आ रही है क्या? आवाज़ आ रही है क्या मेरी? देखो एक बार आवाज़ का कंफर्म कर दो, क्योंकि रिकॉर्ड नहीं होएगी तो सारी मेहनत बर्बाद जाएगी, क्योंकि फिर बाद में आप देख नहीं पाओगे इस रिकॉर्डिंग को भी। चलो ठीक है। ओके, तो सबसे पहले अब बात कर लेते हैं लिनक्स का यूज़ हैकर्स और आज के टाइम पे सिक्योरिटी प्रोफेशनल कर क्यों रहे हैं, इतना पॉपुलर ये है क्यों। सबसे पहले ओपन सोर्स है, सिक्योर है, ठीक है। अब सिक्योर ये इसलिए है क्योंकि इसका सोर्स कोड सब जगह अवेलेबल है। तो जितने भी अगर आप आज के टाइम पे डेवलपमेंट हो रहे हैं लिनक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो उनमें है ना ये है कि अगर आप उसमें कुछ मलेशियस बाइंड करके अपने गिटहब रेपो या कहीं पे भी पोस्ट करते हो, ठीक है, उसे कहीं पर भी पोस्ट करते हो, तो फ्री एंड ओपन सोर्स कम्युनिटी ऐसी है कि उसको हैंड टू हैंड डिकम्पाइल करके वापस से उसको चेक करके पैच कर देगी। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन तो पूछो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इसको एक तरह से पैच कर दिया जाएगा, क्योंकि एक तरह से इतना सिक्योर है। अब वहीं पे विंडोज़ की अगर बात करते हैं हम, तो विंडोज़ का सोर्स कोड ना कहीं अवेलेबल है, तो उसमें आए दिन तो इतनी वर्नेबिलिटीज़ निकलती रहती है, जो कि लिनक्स में एज़ कम्पेयर टू अदर ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत कम है, ठीक है। लिनक्स में आपको बहुत कम वर्नेबिलिटीज़ देखने को मिलती है, जो कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम से बहुत कम है। विंडोज़ में आए दिन, हर दिन नई एक वर्नेबिलिटी निकलती रहती है, ठीक है। और दूसरी बात ये, इसमें ओएस लेवल पर हार्डनिंग हुई रहती है, ठीक है। लिनक्स में ओएस लेवल पर एक अच्छी हार्डनिंग हुई रहती है, जो कि आज के इस वीडियो में मैं आपको एक फाइल सिस्टम के बारे में बताने वाला हूँ। लिनक्स का फाइल सिस्टम भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपके कर्नल पर एक तरह से ओएस हार्डनिंग नहीं हुई ना, तो कोई भी आपके कर्नल को इजीली एक्सप्लॉइट कर सकता है, उसके एक्सप्लॉइट को इजीली मैनिपुलेट करके कोई भी मलेशियस कमांड रन करके आपके पूरे ओएस को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। आपकी पूरी मशीन को इजीली कॉम्प्रोमाइज कर दिया जाता है। और तीसरी बात आती है यहाँ पे, इजी टू यूज है, ठीक है। इसका यूज करना बहुत इजी है। आपको बस थोड़ी बहुत कमांड्स की नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स के बारे में, तब आप इसका यूज करके इजीली इसको यूज कर सकते हो। जैसे आप इसे इजीली अपडेट कर सकते हो, एंड ये इतना लाइट वेट है कि अगर आप लिनक्स को सिर्फ 2 GB रैम दे दोगे ना, तो वो आपके किसी भी सिस्टम पे चल जाएगा। कोई मरा हुआ सिस्टम भी होगा ना, तो भी उससे लिनक्स जिंदा कर देगा, ठीक है। अब विंडोज को चलाने के लिए मैक्सिमम कितने जीबी रैम की जरूरत पड़ती है अकॉर्डिंग, एक तरह से आप ये बताइए, ठीक है। देखो लिनक्स का सोर्स कोड तो मिल जाएगा आपको, उसके लिए आपको थोड़ा बहुत सर्च करना पड़ेगा। गिटहब वगैरह पे अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं जो एक तरह से लोगों ने बना रखे हैं। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, आप थोड़ा सर्च करोगे ना गिटहब वगैरह पे, तो आपको इजीली मिल जाएगा लिनक्स का सोर्स कोड पूरा। 4 GB फॉर लिनक्स। विंडोज के लिए बताओ भाई, विंडोज के लिए कितना चाहिए होता है अपन को? लिनक्स तो 2 GB में भी चल जाता है। 4 GB, 4 GB। नेटवर्किंग प्लीज भैया। 8 GB, 4 GB। हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं यहाँ पे 8 GB और कुछ लोग बोल रहे हैं यहाँ पे 4 GB, ठीक है। 4 GB मैक्सिमम वैसे बहुत है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को चलने के लिए, ठीक है। और विंडोज 4 GB में ही चलता है, ठीक है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे पास 2015 से मैं इस फील्ड में वर्क कर रहा हूँ। तो 2015 में मैंने क्या, अपने एक फ्रेंड से कंप्यूटर बाय करा था, ठीक है। तो उसकी स्पेसिफिकेशन ओनली 4 GB थी। मैंने उसको अपग्रेड कराया था उस टाइम पर, तो उसकी रैम वगैरह मैंने अपग्रेड करा करके 8 GB करवा ली थी। तो उसमें 4 GB में तो मैं एक तरह से ये मान लो, उस टाइम पर अगर देखा जाए तो 2 GB के अंदर अंदर विंडोज एक तरह से मस्त चल जाता था, ठीक है।
तो 2 GB में विंडोज़ एकदम बढ़िया चलता था, और उस टाइम पर विंडोज़ 7 था मेरे पास। तो उसको मैंने अपग्रेड करके एक तरह से उसमें आधे में तो लिनक्स कर रखा था, ठीक है, हाफ पोर्शन में उसको डुअल बूट कर रखा था मैंने, और उसी में मैंने आधे में तो लिनक्स यूज कर रहा था मैं पैरेलली, और उसी के साथ साथ मैं है ना विंडोज यूज कर रहा था, विंडोज 7। तो एक तरह से ये डुअल बूट का कॉन्सेप्ट उस टाइम पर भी वर्क करता था, और आज भी ये, जैसे कि आप जानते हो, ये वर्क करता ही है। विंडोज 11 में 6 से 8, हाँ इतना लगता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी, लेकिन वो ये कि अगर इससे कम होगी आपकी स्पेसिफिकेशन तो एक तरह से बिल्कुल नहीं चल पाएगा ये। जबकि लिनक्स में ऐसा है कि एक तरह से इतना लाइट वेट है, और इसके और भी कई डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल है, जैसे लिनक्स मिंट का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, वो इतना लाइट है कि वो आपके मैक्सिमम 2 GB रैम में भी इजीली चल जाएगा, 1 GB में भी चल जाएगा, ठीक है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लिनक्स इतना लाइट वेट है, और इजीली इसकी फाइल हैंडलिंग बहुत अच्छी है, तो इसलिए इसका यूज करना बहुत आसान है, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये मैंने आपको बता दिया है कि लिनक्स इसीलिए सबका हैकर्स का फेवरेट है। अरे भाई बेस्ट तो देखो अपने अकॉर्डिंग कोई भी नहीं है, और देखा जाए ना, देखो यूज केस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको अच्छे से बेसिक लेवल भी आता है ना, कोई बेसिक उबंटू वगैरह भी आप यूज कर रहे हो, तो आपको एक तरह से डेबियन बेस्ड लिनक्स जितने भी होंगे, तो वो आपको सबसे ज़्यादा अच्छे लगेंगे। आर्च बेस्ट है भैया, अच्छा। देखो आर्च लिनक्स बेस्ट बेस्ट तो है, लेकिन वो ये कि आर्च लिनक्स है ना, आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, उसके लिए आपको बेसिक की नॉलेज होनी जरूरी है, ठीक है। तो अगर आप डायरेक्टली आर्च लिनक्स पे जाओगे ना, तो एक तरह से ये लगेगा आपको कि आप स्पेसशिप उड़ा रहे हो, ठीक है। और इतना कॉम्प्लिकेटेड चीजों को मत बनाओ कि आप मतलब ये मान लो कि आप लिनक्स की जो पहली सीढ़ी है उसको ना चढ़ के डायरेक्ट चौथी सीढ़ी पर पैर रख रहे हो, ठीक है, और वो यूज करने में भी आपके इतना इजी नहीं होगा। आपको एक तरह से उसके लिए बहुत लंबी लंबी कमांड्स हैं, और कुछ ऐसी कमांड्स भी है जो आप एक तरह से फ्री टू यूज नहीं कर सकते। जो कि देखो अगर इस पे रिस्पॉन्स अच्छा आया मेरा, देखो इस लाइव पे अगर मेरा रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो मैं आर्च लिनक्स पर भी पूरी कंप्लीट सीरीज बनाऊंगा, ठीक है। मेरे को बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे को एक अच्छा रिस्पॉन्स चाहिए आपकी तरफ से, ठीक है। तो इस पर एक लाइव पे आप मेरे अच्छा रिस्पॉन्स दिलवाओ, और जितना हो सके ना इस लाइव को शेयर करो, ठीक है। जितना हो सके हमारे टेलीग्राम चैनल को प्रमोट करो, तो हम आपके अकॉर्डिंग उसको एक तरह से इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो सभी क्या सब जितनी भी फील्ड्स हैं आज के टाइम पे, नेटवर्किंग, लिनक्स प्रोग्रामिंग, जावा, पाइथन, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, वेबसाइट हैकिंग, बग बाउंटी, एंड्रॉयड पेन टेस्टिंग, लिनक्स एंड जितनी भी फील्ड्स हैं हम सबको कवर करेंगे इसमें धीरे धीरे। लेकिन वो ये उसकी तरफ से बस आपका सपोर्ट चाहिए, बस हमें इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। फ्री में आपको इतना सब कंटेंट मैं प्रोवाइड कर दूंगा कि आपके लिए मतलब और कोई जगह आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें आपका सपोर्ट चाहिए, बस हमारी पूरी टीम को। क्योंकि देखो अगर आप सपोर्ट करोगे आज हमें, तो हम ये आपको पूरी गारंटी देते हैं कि हम आपको एक से एक टॉपिक जो जितने भी हैं, जो डिजिटल फॉरेंसिक्स वगैरह जितने भी टॉपिक्स हैं, सबको हम कवर करेंगे। तो ये तो मैंने आपको बता दिया लिनक्स के बारे में, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो एक बार ये बता दो कितने लोगों का मतलब एक तरह से कितने लोगों के पास अभी लैपटॉप या पीसी है, तो मेरे को एक बार ये क्लियर कर दो। लैपटॉप या पीसी कितने लोगों के पास है? ओके। लिनक्स कितने लोगों ने इंस्टॉल किया हुआ है? फोन है, देखो भैया आपको एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अगर आपको कुछ भी साइबर सिक्योरिटी आईटी फील्ड में अगर आपको आना है, तो आपके पास एक लैपटॉप होना जरूरी है, ठीक है। फोन, अब देखो ये एक कमेंट आया है अभी का, ये टर्म फोन में टर्मक्स से कर सकते हैं क्या? देखो टर्मक्स एक तरह से एम्यूलेटर है, आप उसका यूज कर सकते हो, लेकिन उसमें इतना पोटेंशियल नहीं है, ठीक है। एंड्रॉयड फोन है, देखो एंड्रॉयड फोन में तो ये है कि अगर आप उसको मतलब एक तरह से रूट कर लेते हो ना, तब आप उसका फुल पोटेंशियल से यूज कर सकते हो। बट अगर आप उसे रूट कर लोगे तो आपके फोन की कोई गारंटी नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है, ठीक है। और कोई भी कंपनी रूटेड फोन की गारंटी कोई भी नहीं लेता, ठीक है। अगर आप अपने कोई भी नया फोन लेते हो और आप उसे रूट कर लेते हो और कंपनी के पास जाते हो, ये क्लेम करते हो कि भैया
हमने अपने फ़ोन को रूट कर लिया, आप इसे फिक्स करवा दो गारंटी में होगा तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा ना। तो कंपनी वाले इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, ठीक है? और उसके बाद में आपके फ़ोन हार्ट ब्रेक होता है या कुछ भी होता है, तो कंपनी की इसकी में कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। तो इसीलिए देखो, अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में आपको आना है, तो एटलीस्ट आपके पास एक लिनक्स मशीन या कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए, बेसिक ही हो, वो आपके पास होना चाहिए। तो अगर आपके पास एक लिनक्स कोई भी बेसिक पीसी या लैपटॉप नहीं है, तो आपके लिए मैं एक ऑप्शन बताता हूँ, आप रास्पबेरी पाई का यूज़ कर सकते हो, ठीक है? रास्पबेरी पाई का यूज़ कर सकते हो। देखो, 8 जीबी रैम की आप रास्पबेरी पाई परचेज़ कर सकते हो, जो कि अराउंड आपके 8,000 रुपए में आ जाएगी, ठीक है? और उसी को आप एसएसएच या वीएनसी के थ्रू अपने लैपटॉप में यूज़ कर सकते हो, जो कि मैं आपको एक तरह से ये भी बता दूँगा कि इसका यूज़ कैसे करते हैं। जो हमारी लास्ट क्लास होगी 7th क्लास, ठीक है? जो कि हमारी फाइनल क्लास होगी यहाँ पे इसकी, ये कंप्लीट कोर्स 7 दिन चलने वाला है, तो उसकी लास्ट क्लास में मैं आपको बता दूँगा। रास्पबेरी पाई कहाँ से मिलेगा? देखो, इसको आप डिफरेंट वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हो, अमेज़न वगैरह पे मिल जाएगी, या सबसे बेस्ट वेबसाइट अगर आपको कम प्राइस में चाहिए, तो आप रोबू डॉट इन का यूज़ कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि वो जहाँ तक जितने भी मैंने अब तक हार्डवेयर मँगाए हैं, जितने भी मैंने अब तक हार्डवेयर यूज़ करे हैं, सब मैंने रोबू डॉट इन से ही यूज़ करे हैं, ठीक है? तो मैं आपको ये लास्ट में बता दूँगा कि इसका यूज़ कैसे करना है, क्योंकि मेरे पास अभी पड़ा हुआ है लिनक्स। लिनक्स उसमें मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, पैरेट ओएस। तो अब तो ये थोड़ा-सा इसको हम साइड करते हैं इस बात को, ये बाद की बात है, इसको हम बाद में कंप्लीट करेंगे। तो अब मैं आपको अपने लिनक्स मशीन में लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है। तो लिनक्स का ओवरव्यू तो देखो सबको ही पता होगा, यहाँ पे जितने लोग हैं सबको ओवरव्यू की तो पूरी जानकारी होगी, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? यहाँ जितने भी लोग यहाँ पे जॉइन हैं तो उन्होंने लिनक्स कभी ना कभी तो यूज़ किया है, ठीक है? तो विच वेबसाइट, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये वेबसाइट है, यहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो। जैसे जितने भी यहाँ पे आप देख रहे हो, एक तरह से ये इंडिया की नंबर 1 वेबसाइट एंड ट्रस्टेड वेबसाइट है, ठीक है? तो और इनका सपोर्ट भी बहुत अच्छा है। देखो, ये कोई एक तरह से प्रमोशन तो नहीं है। मेरी रिकमेंडेशन है कि आप इसका यूज़ कर सकते हो फ्री, एक तरह से फ्री टू यूज़ है एक तरह से इसका। रिकमेंडेशन मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को पर्सनली वेबसाइट काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। मैंने रास्पबेरी पाई भी यहीं से ही ऑर्डर किया था, और जितने भी हार्डवेयर आपने मेरी वीडियोस इंस्टाग्राम रील्स में देखे होंगे ना, जो इस पे अवेलेबल है मैं इस पे ऑर्डर कर देता हूँ, ठीक है? तो इनका सपोर्ट भी बहुत अच्छा है, तो आपको इनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम इनकी तरफ से होती है, तो आप मतलब ये इनकी तरफ से ये इनकी कांटेक्ट कर सकते हो, इनकी पूरी टीम को, और ये मतलब ये या तो उस पार्ट को रिप्लेस करके देंगे आपको, या उस पार्ट को मतलब रिपेयर करके देंगे। तो ये दोनों, इनका सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है, मैंने पर्सनली टेस्ट किया है, ठीक है? तो मैं इसकी थोड़ी सी स्क्रीन साइज़ बड़ा कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, अब जैसे कि मैं आपको इसका थोड़ा फाइल सिस्टम के बारे में बता देता हूँ। तो फाइल सिस्टम की नॉलेज देने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, जो इसका फाइल सिस्टम है, तो वो एक तरह से बेसिकली कुछ टर्म्स हैं यहाँ पे, वो आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए लिनक्स का फाइल सिस्टम समझने से पहले, ठीक है? स्क्रीन, हाँ देखो, रिकॉर्डिंग टेलीग्राम पर पोस्ट हो जाएगी, मैं ओबीएस से रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ रिकॉर्ड भी हो रहा है नहीं हो रहा। हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है। देखो, मैं फर्स्ट टाइम इस तरह से गूगल मीट पर लाइव कर रहा हूँ, तो थोड़ा एक तरह से सब चीज़ देख करके जानना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीज़ अगर रिकॉर्ड नहीं हुई तो बाद में प्रॉब्लम कर सकती है। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, वो सबसे पहले आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है? तो विंडोज़ में हम जो एक तरह से फ़ोल्डर्स को बोलते हैं ना, जैसे हमारे विंडोज़ में फ़ोल्डर्स होते हैं, उनको हम फ़ोल्डर्स बोलते हैं, ठीक है? विंडोज़ में तो जितने भी फ़ोल्डर्स हैं उनको हम फ़ोल्डर्स बोलेंगे। बट जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे कोई सा भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो, हम उसे डायरेक्टरी बोलते हैं, ठीक है? और यहाँ पे विंडोज़ में जो यूज़र होता है, जो यहाँ पे एडमिन होता है, एक तरह से सुपर यूज़र हम उसे बोल सकते हैं, जो एक तरह से पूरे विंडोज़ को कंट्रोल करता है, वो होता है एडमिन, ठीक है? और वहीं पर जो लिनक्स को कंट्रोल करता है, उसे हम कहते हैं रूट यूज़र, ठीक है? और फाइल्स को तो हम कहते हैं फाइल्स, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, फाइल्स तो अपन ये है कि विंडोज़ में भी सेम फाइल्स बोलेंगे, लिनक्स में भी सेम फाइल्स बोलेंगे, तो वहाँ पे दोनों चीज़ें सेम है।
और जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि हम विंडोज़ में कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कैपकट, ठीक है? वो विंडोज़ के लिए हम उसे सॉफ्टवेयर बोलेंगे, ठीक है? और उसी सॉफ्टवेयर को एक तरह से हम लिनक्स में यूज़ करेंगे, तो उसे हम एक तरह से पैकेज का नाम दे देते हैं, ठीक है? तो ये 4 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सॉरी। तो ये 4 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि इसको बोलते क्या हैं। जब तक आपको ये पता नहीं होगी तब तक आप इन्हीं चीज़ों में कन्फ्यूज़ होते रहोगे कि एक्चुअली में ये है क्या? ये कल को मैं मतलब ऐसे ये मान लो कि फ़ोल्डर में वर्क कर रहा था, आज ये डायरेक्टरी कैसे हो गई? तब आप इन्हीं में कन्फ्यूज़न में फँसे रहोगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये लिनक्स के बारे में, तो ये एक तरह से बेसिक थ्योरी थी। ये तो आप मतलब ये मान लो कि गूगल वगैरह से ईज़िली पढ़ सकते हो, बट एक तरह से ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है। ठीक है? तो अब मैं आपको बताता हूँ लिनक्स का फाइल सिस्टम एंड डेटा स्टोरेज प्लानिंग के बारे में, ठीक है? तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, मैंने टर्मिनल को ओपन करा, इसने डायरेक्टली मुझे डेस्कटॉप फ़ोल्डर पे मेरा टर्मिनल ओपन हो चुका है, ठीक है? तो अब मैं चलता हूँ इसके रूट फ़ोल्डर में। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो जितनी भी इम्पोर्टेंट फाइल्स, डायरेक्टरीज़ एंड जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट फ़ोल्डर्स होते हैं, वो सब हमारे इस स्लैश डायरेक्टरी में होते हैं। ठीक है? ये एक तरह से पब्लिक प्लेस है उस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जिसे आप यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे अराउंड 19 मतलब ये मान लो कि 15 से लेकर के 19-20 फाइल्स होती है, ठीक है? ये फाइल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जितना भी लिनक्स का होता है ना, लिनक्स का जितना भी वर्किंग फ्लो एंड वर्किंग प्रोसेस होता है, ये सभी इन्हीं फाइल्स के अंदर-अंदर होता है, ठीक है? और बाकी का जो विंडोज़ है, जैसे विंडोज़ में हमने हमारे यहाँ पे जैसे कि आप विंडोज़ है यहाँ पे, तो विंडोज़ में आप अलग-अलग ड्राइव्स को क्रिएट कर देते हो। अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई नया लैपटॉप परचेज़ किया आज, ठीक है? लैपटॉप परचेज़ करने के बाद में आप उसमें ड्राइव्स को क्रिएट करते हो, मैनुअली आप ड्राइव्स को क्रिएट करते हो। तो अगर आपने बाय डिफ़ॉल्ट जैसे विंडोज़ में अगर देखा जाए तो सी ड्राइव बनी हुई आती है, ठीक है? उसी को अपन पार्टीशन करके अलग-अलग ड्राइव्स के फॉर्मेट में बना देते हैं। ठीक है? तो अब जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए आपकी जो विंडोज़ की सी ड्राइव है, वो 1 टीबी की है, ठीक है? और उसी के पार्टीशन आप क्रिएट कर के अलग-अलग ड्राइव्स बना देते हो, ठीक है? तो यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट फ़ॉलो होता है और जितनी भी फाइल्स फ़ोल्डर्स होती है, वो हमारे सी फ़ोल्डर्स के अंदर होती है, जितनी भी सिस्टम फाइल्स होती है, वो हमारे सी फ़ोल्डर के अंदर होती है। देखो और अगर इस फाइल फ़ोल्डर का किसी को एक्सेस मिल जाता है, अटैकर्स को इनका एक्सेस मिल जाता है, तो आपकी विंडोज़ मशीन को ईज़िली कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। अब वो विंडोज़ डिफेंडर की बात अलग है, उसको कैसे बायपास करना है, उसके लिए भी अलग-अलग मेथड्स हैं। तो उसकी हम बात नहीं करेंगे यहाँ पे। तो वो ईज़िली कवर अप हो जाता है। वहाँ पे ये ईज़िली कैच हो जाता है क्योंकि एक तरह से जितनी भी फाइल्स हैं, वो सभी एक ही जगह पे मौजूद हैं। और जितनी भी फाइल्स फ़ोल्डर्स में हैं और उसमें एक तरह से रीड एंड राइट की परमिशन जैसे इसमें कुछ होता नहीं है। और सबसे बड़ी बात है लिनक्स आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा सिक्योर है परमिशन की वजह से। कि अगर आपको एक नॉर्मल यूज़र में वर्क कर रहे हो, ठीक है? अगर आप यहाँ पे नॉर्मल जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं अभी नॉर्मल यूज़र में हूँ। जैसे कि मैं आपको चेक भी करा देता हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पे एक नॉर्मल यूज़र हूँ, ठीक है? और मैं अगर इसमें रूट यूज़र में स्विच कर देता हूँ, ठीक है? मैं एक बार स्विच करके दिखा देता हूँ। अब मैं हो चुका हूँ रूट यूज़र में, ठीक है? तो एक तरह से यहाँ पे ये आपको एडवांटेज देखने को मिलता है कि अगर आपको आपका अटैकर कोई भी एक तरह से किसी फाइल के थ्रू एक्सेस ले लेता है, अगर आपके नॉर्मल यूज़र का एक्सेस आ जाता है, किसी भी अटैकर के पास, तो उसको सबसे पहले रूट यूज़र की परमिशन चाहिए होगी अगर कोई मैलिशियस कमांड टाइप करनी है या कुछ ऐसी स्क्रिप्ट को एग्ज़ीक्यूट करना है, जो कि डायरेक्ट सर्वर से कोई डेटा को फैच कर सके। तो उसके लिए आपको लिनक्स रूट यूज़र की ज़रूरत पड़ेगी, उसका पासवर्ड आपको पता होना चाहिए। तभी आप उसका तभी आप उसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो इसी वजह से ये सबसे ज़्यादा सिक्योर भी हो जाता है। तो मैं यहाँ से एक बार क्लियर कर देता हूँ, एलएस करते हैं। तो यहाँ पे अराउंड ये 15 से 19 डायरेक्टरीज़ आपको देखने को मिलती है, ठीक है? अब किसी सिस्टम में ये 15 हो सकती है, 18 हो सकती है, 19 हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन दैट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसके बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते कि इसकी फिक्स क्या है, बट इसमें कुछ ऐसी फाइल्स हैं, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो बिन डायरेक्टरी है, ठीक है? ये एक तरह से इसकी कॉमन फाइल्स की डायरेक्टरी है जिसमें आपके जितनी भी कॉमन फाइल्स होती है, जैसे कि आपकी कॉपी कमांड हो गई, एलएस कमांड हो गई, तो मैं आपको चेक करा देता हूँ एक बार इसमें जाके।
तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो जितनी भी फाइल्स आप इसमें देख रहे हो, जितनी भी कमांड्स के बारे में आप जानते हो, उन सब की फाइल्स इसमें मौजूद होगी। ठीक है, तो एक तरह से यहाँ पे जितने भी कमांड्स हैं, जितने भी आप यूज कर रहे हो ना आप कमांड्स, अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो वीएनसी व्यूअर, ये एक तरह से कमांड है, एंड वीएनसी पासवर्ड, ये भी एक कमांड है जिसके थ्रू आप वीएनसी का पासवर्ड चेंज कर सकते हो। तो एक तरह से जितनी भी कमांड्स यहाँ पे डिफाइन है, उन सभी की फाइल्स आपको इसमें देखने को मिल जाती है। जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम के पैकेज वगैरह हैं, सभी की फाइल्स इसमें एक तरह से ओवरराइट हो जाती है। अगर आप कल को कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो, ठीक है, तो उसमें पहले से जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंस्टॉल होंगे, तो उसकी सभी कमांड्स इसमें ऑलरेडी प्री डिफाइंड होगी। ठीक है, अगर आप चाहो तो इन कमांड्स को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल सीपी कमांड है, अगर आपको इसको चेंज करके कॉपी करना है, तो आप इसके डायरेक्ट लिस्ट में कुछ लाइंस को चेंज करके उसके ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो आप उसको इजीली चेंज कर सकते हो। तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे आपको जितनी भी बेसिक कमांड्स हैं, उन सभी की फाइल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, आप एक काम कीजिए, इसको नोट भी करते रहिए। तो जैसे ही मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जितनी भी बिन फोल्डर में फाइल्स एंड फोल्डर्स होते हैं, इसमें सभी आपके बेसिक कमांड्स के फोल्डर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसका आप यूज करते हो डेली लाइफ में। ठीक है, और अब आती है यहाँ पे बूट की बारी। देखो, बूट फोल्डर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें आपकी जितनी भी कर्नल से रिलेटेड जो बूटिंग फाइल होती है, वो सभी इसमें मौजूद होती है, जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को रन कराने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके थ्रू आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बूट होता है। वो इस फाइल्स इसमें सबसे इजीली अवेलेबल होती है, एंड ये एक तरह से प्री डिफाइंड फाइल्स होती है। और आप चाहो तो आप यहाँ पे आप अलग फाइल्स भी क्रिएट कर सकते हो। और वैसे तो ये फाइल्स जो हैं सबसे ज़्यादा सिक्योर की कैटेगरी में आती है, क्योंकि यहाँ पे रूट यूज़र की परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। अब मैं आपको बूट फोल्डर में चल के दिखा देता हूँ। तो जितनी भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट फाइल है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, जितनी भी बूट की फाइल्स हैं जो आपके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट कराने के लिए ज़रूरी है, वो सभी इसमें इंक्लूड है। ठीक है, और यहाँ पे आप ये फोल्डर देख सकते हो, ग्रैब। ग्रैब बूट लोडर के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, क्योंकि ग्रैब बूट लोडर आपका एक तरह से लिनक्स का कर्नल कर्नल एक तरह से जो है ना, जो लिनक्स कर्नल है, उसी के ऊपर वर्क करता है ये ग्रैब। ठीक है, उसी के थ्रू आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बूट हो पाता है। तो बेसिकली अगर ये आपने डिलीट कर दिया, बाय चांस अगर आपसे डिलीट हो गया, तो आपका पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो जाएगा, सिर्फ इस एक फोल्डर की वजह से। ठीक है, तो मैं यहाँ से बाहर आ जाता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने आपको दो फाइल्स के बारे में बता दिया। फर्स्ट हमारी बिन थी, जो इसमें हमारी बेसिक कमांड्स होती है। सेकंड मैंने आपको बताया बूट के बारे में, जिसमें हमारी बूटिंग से रिलेटेड जितनी भी फाइल्स हैं, वो सब इसमें इंक्लूडेड है। और यहाँ पे आती है, फिर हम बात करते हैं डेव की। ठीक है, जो डेव फोल्डर होता है हमारा, डेव डायरेक्टरी है, उसमें जितने भी मतलब एक तरह से ये मान लो डिवाइसेस की फाइल्स होती है। अब यहाँ पे डिवाइसेस से मेरा मतलब ये है, जितने भी हार्ड डिस्क हुआ, पार्टीशन डिवाइस हुआ, यूएसबी हुआ, और सीरियल की हुआ, जो जितने भी हमारे डायरेक्टरी होती है, वो सब इसमें डेव फोल्डर के अंदर होती है। और सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाने वाला फोल्डर है इसमें, तो उसमें ये मान लो डेव नल है, क्योंकि डेव नल के एक तरह से जो फोल्डर होता है, उसके थ्रू आप आउटपुट को हाइड कर सकते हो। और हैकर्स इसका यूज़ इसलिए करते हैं, क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल अगर हैकर्स ने किसी लिनक्स सिस्टम पर कंट्रोल कर लिया है, ठीक है, और उसके कमांड्स को एक तरह से हिस्ट्री में शो नहीं करवाना चाहते हैं, तो हैकर्स इसका यूज़ करते हैं डेव फ़ोल्डर का। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे अलग-अलग डिवाइस की फाइल्स मौजूद हैं। तो इसमें जितने भी आप देख रहे हो ना, यहाँ पे जितने भी फाइल्स फ़ोल्डर्स हैं, वो अलग-अलग कलर्स में हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे अलग-अलग इसकी डिवाइस की जो फाइल्स हैं मौजूद है इसमें, और जो जितने भी इनपुट लॉग्स, आउटपुट लॉग्स, सीपीयू की जितनी भी जितनी भी मतलब वो लॉग्स होंगे, उन सभी को इसमें मॉनिटर किया जाएगा, ठीक है? इसकी जो फाइल्स होगी, उन सभी को इजीली मॉनिटर किया जा सकता है इसके थ्रू। और इसका यूज़ हैकर्स के अलावा जो हमारे लिनक्स एडमिन होते हैं, वो भी सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं इसी फ़ोल्डर का। क्योंकि एक तरह से जितने भी साइबर अटैक होते हैं, तो उनके लॉग्स निकालने के लिए कुछ ऐसी फाइल्स हैं जिनमें इनका नाम भी इंक्लूड है। तो इसी इसी का एक तरह से रिवर्स इंजीनियर करके, इसको एनालाइज़ करके पर्टिकुलर लॉग्स निकाले जाते हैं आईपी वगैरह के, ठीक है? तो इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है हैकर्स और डिजिटल फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट के द्वारा द्वारा।
तो मैंने इसको भी क्लियर कर दिया है। और तो यहाँ पे हमारी 3 डायरेक्टरी कवर हो चुकी है। अब हम बात कर लेते हैं इस होम फ़ोल्डर के बारे में। तो बेसिकली एक नॉर्मल यूज़र का होम फ़ोल्डर है, जैसे कि मैं आपको चेक करा देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा एक यूज़र क्रिएट किया हुआ है। अ, जैसे कि यहाँ पे एक यूज़र है हेक्स स्पेक्ट्रम, ये मेरा नॉर्मल यूज़र है, तो ये इसकी फाइल्स होती है। अगर आप कल को कोई नया यूज़र क्रिएट करोगे, तो उसकी भी फाइल्स इस फ़ोल्डर में क्रिएट हो जाएगी, ठीक है? नो डाउट। और आप उसका भी एक तरह से नॉर्मल यूज़र की तरह यूज़ कर सकते हो, ठीक है? और अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ये इस फाइल के बारे में, ठीक है? इनिटरेड, ठीक है? ये एक तरह से शॉर्टकट फाइल मान सकते हो आप इसे, ठीक है? जो जितनी भी ये फाइल्स होती है, ये एक तरह से बूट फ़ोल्डर के अंदर की फाइल्स होती है, जो जितने भी बूट फ़ोल्डर में, ग्रैब में जितनी भी फाइल्स हैं, तो एक तरह से ये उनका शॉर्टकट है, ठीक है? जो फाइल्स आपके यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, तो एक तरह से ये उनका शॉर्टकट मान सकते हो, एक तरह से उनका ओवरराइट मान सकते हो आपको। यहाँ पे एक तरह से शॉर्टकट क्रिएट किया हुआ है। जैसे हम विंडोज़ में सॉफ्टवेयर किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए शॉर्टकट क्रिएट करते हैं, वैसे ही यहाँ पे एक शॉर्टकट क्रिएट किया हुआ है, ठीक है? और यहाँ पे हमारी ये लिब फाइल, lib32 एंड lib64, ठीक है? यहाँ पे ये 2 फाइल आप देख सकते हो। इसे आप मान सकते हो जैसे विंडोज़ में हमारे डीडीएल फाइल होती है, ठीक है? विंडोज़ में जो डीडीएल फाइल होती है, तो उसी का काम ये करता है। जितनी भी विंडोज़ में डीडीएल फाइल्स होती है, जो डायरेक्टरी एक तरह से वर्किंग को करने में आपकी हेल्प करती है। तो उस उन्हीं फाइल्स का यहाँ पे यूज़ किया जाता है, उसी फाइल्स को यहाँ पे बनाया गया है। और ये एक तरह से ओएस जब आपका इंस्टॉल होता है, तभी ये ऑटोमैटिकली इंस्टॉल हो जाती है, ठीक है? तो मैंने आपको ये कुछ फाइल्स के बारे में तो बता दिया। अब बाकी की फाइल्स हम देखते हैं, जैसे कि लॉस्ट एंड फाउंड, ठीक है? ये आपके लॉग्स को मॉनिटर करवाती है ये फाइल्स। इसमें जितने भी आपके लॉग्स होते हैं कि कब मशीन ओपन हुई है, कब से मशीन स्टार्ट है, ठीक है? वो सभी इसमें लॉग्स इसमें कैप्चर होते रहते हैं। अगर कोई भी आपके मशीन में लॉगिन करता है थ्रू अदर प्लेटफॉर्म्स सच एज़ एसएसएच, अगर एसएसएच के थ्रू आपकी मशीन में कोई लॉगिन करता है, तो उसके लॉग्स भी यहाँ पे मॉनिटर किए जाते हैं, ठीक है? और अब हम बात करते हैं यहाँ पे मेंट के बारे में, एमएनटी, ठीक है? ये एक तरह से माउंटेड डायरेक्टरी होती है, जिसमें मतलब ये मान लो आपके जितने भी माउंट किए जाने वाले डिवाइसेस हैं, जैसे कि पेन ड्राइव, माइक, ईयरफोन्स, जितने भी ऐसे डिवाइसेस है जो आप माउंट करते हो फिजिकली हार्डवेयर से कनेक्ट करते हो यूजिंग यूएसबी पोर्ट्स एंड अदर माइक्रोफोन पोर्ट्स, ठीक है? तो उन सभी की एंट्री इसमें होती है, ठीक है? बट ये एक तरह से डायनामिक होती है। ये एक तरह से जैसे आप ये मान सकते हो कि अगर इसमें आपका अगर आप इसमें यूएसबी एंटर करते हो, ठीक है? तो उसकी एंट्री उसमें जब तक होगी, जब तक आप इस सिस्टम को रिबूट नहीं कर देते हैं, ठीक है? अगर रिबूट करने के बाद में एक तरह से जितनी भी प्रोसेस होगी इसकी, वो एक तरह से किल हो जाएगी, और रिबूट करने के बाद में वो एक उसका मतलब पता नहीं चलेगा कि कौन-सा डिवाइस इसमें लगाया गया था, ठीक है? और अब यहाँ पे बात आती है यहाँ पे प्रॉक फ़ोल्डर की, ठीक है? जितने भी प्रोसेस रनिंग में है अभी, जितने भी प्रोसेस यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है? जैसे कि जितनी भी प्रोसेस की आईडी वगैरह होती है, जैसे कि सिस्टम इन्फॉर्मेशन जो होती है, कर्नल इन्फॉर्मेशन होती है, वो सभी हमारे इस फ़ोल्डर में मौजूद होती है, ठीक है? अब मैं आपको चेक करा देता हूँ इसके बारे में। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो जितने भी हमारे यहाँ पे सिस्टम में प्रोसेसेस चल रही है, जितने भी कर्नल से रिलेटेड फाइल्स है, जो भी हमारे बैकग्राउंड में फाइल्स रन हो रही है, वो यहाँ पे आपको सभी शो हो जाएगी। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे मेरी इतनी सभी प्रोसेस ये चल रही है विंडोज इस लिनक्स के अंदर। जितनी भी प्रोसेस यहाँ पे चल रही है, उनकी सबकी पीआईडी देखने को आपको मिल जाएगी, ठीक है? आप अगर चाहो तो इसे क्लिक भी कर सकते हो, तो आप इसका यूज करके एक तरह से लॉग मॉनिटरिंग कर सकते हो, ठीक है? अगर आपके सिस्टम में कोई भी प्रोसेस सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज़ कर रही है, या कुछ ऐसी सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है, तो आप इसमें से पर्टिकुलरली उस पीआईडी को फाइंड करके, प्रोसेस आईडी को फाइंड करके उस प्रोसेस को क्लोज कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे आपको जैसे मैंने आपको बताया प्रॉक के बारे में, तो इसमें जितनी भी सिस्टम की एक तरह से
प्रोसेसिंग फाइल्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी जो करंटली रनिंग में है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और अब हम बात करते हैं यहाँ पे वेर फोल्डर के बारे में। वेर फोल्डर जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, ये एक वेरिएबल फोल्डर होता है जिसमें आपके मतलब ये मान लो कोई टेम्पररी डाटा जो कि ओवरराइट होता रहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वेर फोल्डर के अंदर कुछ ऐसा डाटा होता है जो कि सबसे ज्यादा ओवरराइट होता है, टेम्पररी डाटा जिसे आप बोल सकते हो। जैसे कि वेर फोल्डर में आपके वेब सर्वर की इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, जो वेब सर्वर हो गया जैसे www, आपने अगर कभी कोई आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये बताया जैसे कि वेयर फोल्डर के बारे में, जैसे कि अगर आपने कभी कोई वेबसाइट होस्ट करी हो इसके लिनक्स का बेसिकली, इसके लोकल होस्ट पे अगर आपने कोई वेबसाइट होस्ट करी होगी तो आपने वेयर फोल्डर का जरूर यूज किया होगा। तो मैं आपको चेक करा देता हूँ, ठीक है। अब जितने भी वेरिएबल फोल्डर्स होते हैं, जितने भी हमारे वेरिएबल्स होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली चेंज होते हैं, ठीक है, वो सभी फाइल्स आपको देखने को मिल जाएगी। अब जैसे कि बैकअप्स यहाँ पे फोल्डर आपको देखने को मिल जाएगा जो कि आप टेम्परेरी अगर बैकअप क्रिएट करते हो अपनी मशीन का, तो आप इसमें अपने सिस्टम के बैकअप को स्टोर कर सकते हो। लॉग्स जो कि एक तरह से टेम्परेरी गिने जाते हैं, बट उसकी भी एक तरह से प्रॉपर मॉनिटरिंग होती होती है हमारे लॉस्ट एंड फाउंड फोल्डर में, ठीक है। और भी इसके और फोल्डर्स हैं जो कि हमारे इस फोल्डर जो कि हमारे लॉग्स को मॉनिटर करते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से वेरिएबल फोल्डर्स होते हैं जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक तरह से टेम्परेरी टास्क को परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ सिस फाइल के बारे में, इस सिस फाइल के बारे में बात कर लेते हैं हम। तो इसमें हमारी बेसिकली सिस्टम की इंफॉर्मेशन होती है। तो इसमें बेसिकली हार्डवेयर और कर्नल की इंफॉर्मेशन होती है सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये जो फोल्डर है बेसिकली हार्डवेयर जो कंपोनेंट हैं जैसे कि हमारा कर्नल हुआ और बूट लोडर हुआ, ग्रैब हुआ, तो उसकी एक तरह से रिलेटेड फाइल्स इसके अंदर मौजूद होती है जो कि हमारे एक तरह से लिनक्स की कर्नल की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब रह गया ईटीसी फोल्डर, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फोल्डर के बारे में जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और इसके बारे में मतलब ये मान लो कि हर लिनक्स एडमिन को पता होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आपको इसके बारे में पता नहीं होगा ना तो आप इसका कुछ भी मतलब ये मान लो आपको लिनक्स का कोई आइडिया ही नहीं है। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फोल्डर इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें आपके यूज़र की इंफॉर्मेशन होती है, यूज़र के पासवर्ड इसमें मौजूद होते हैं। जैसे कि मैं आपको सबसे पहले मैं इसमें चेक करा देता हूँ। तो जितने भी मतलब आपके यूज़र के फाइल्स हैं, जितनी भी कॉन्फ़िग फाइल्स हैं, वो सभी आपकी इसमें मौजूद होती है। अगर आपकी मशीन में कोई प्रॉब्लम हो रही है या आपकी मशीन में कोई एडिशनल आपको चेंजेस करने हैं, कोई कॉन्फ़िग फाइल में आपको एडिट करना है, तो आपको जितनी भी कॉन्फ़िग फाइल है वो सभी आपको इसी डायरेक्टरी में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो जितनी भी डायरेक्टरीज हैं यहाँ पे सभी कॉन्फ़िग फाइल की डायरेक्टरीज हैं, ठीक है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो हैकर्स और लिनक्स एडमिन जो होता है उसको सबसे ज़्यादा मॉनिटरिंग की ज़रूरत पता है कौन सी फाइल्स को है? तो इसमें पास डब्ल्यू फाइल है, मैं आपको चेक कराता हूँ। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो ये पास डब्ल्यू डी फोल्डर है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो ये दो फोल्डर हैं, ठीक है। इनकी सबसे ज़्यादा मॉनिटरिंग इसलिए की जाती है क्योंकि यहाँ पे लिनक्स यूज़र की इंफॉर्मेशन होती है। अब आप एक काम करो, जितने भी लोगों ने यहाँ पे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है तो एक बार अपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करो और उसमें आप एक काम करो, ठीक है, आप इस फोल्डर को ओपन करके देखो, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे दिखा दिया तो मेरे यहाँ पे यूज़र की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जो कि मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि मेरे यूज़र की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लीक हो। क्योंकि यहाँ पे यूज़र का एक तरह से हैश क्रिएट होता है जो कि आपके अगर लीक हो जाए तो काफ़ी डैमेजेस पहुंचा सकता है।
तो यहाँ पे आप एक काम करो, कैट कमांड से इसको ओपन करने की कोशिश करो रूट यूजर के साथ। तो वहां पे आपको अपना यूजर की इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी कि जितने यूजर आपने अपनी मशीन में क्रिएट कर रखे हैं ना, तो उन सभी की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है। और दूसरा फोल्डर आता है यहाँ पे हमारे शैडो। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको चेक करा देता हूँ। शैडो फोल्डर के अंदर ये मान लो कि आपके जितने भी यूजर्स हैं उनके पासवर्ड के हैश छुपे होते हैं। ठीक है। अगर ये हैश भी अगर किसी यूजर को पता चल जाए, किसी अटैकर को पता चल जाते हैं, तो वो इजीली जॉन द रिपर है या किसी भी और सॉफ्टवेयर का यूज करके इनको इजीली क्रैक करके आपकी मशीन को टेक ओवर कर सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये दो फाइल्स के बारे में आपको बताया। ये दो फाइल्स के बारे में आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जितने भी लिनक्स एडमिन है सबसे ज्यादा इन्हीं फोल्डर्स को मॉनिटर करते हैं। ठीक है। तो आप कितने लोगों ने चेक किया है अभी इस फोल्डर को? आप में से कितने लोगों ने चेक किया है, एक बार बताइए। ओके। तो सभी की इंफॉर्मेशन मतलब समझ में तो आ रही है वैसे। ठीक है। तो आपने देखी है इंफॉर्मेशन? तो मैंने आपको बता दिया है इनके बारे में कि बेसिकली ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फोल्डर है। ठीक है। और उसके बाद में आती है हमारी शेडो फाइल, जिसमें आपके सभी यूजर के पासवर्ड के हैश स्टोर रहते हैं। ठीक है। और जितने भी पासवर्ड हैश हैं, जैसे कि अगर मान लो कि अगर आप अपने लिनक्स मशीन में लॉगिन करते हो, तो उसको आपको लॉगिन करने के लिए पासवर्ड की जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो जितने भी पासवर्ड के हैश हैं वो सभी इस फाइल में स्टोर रहते हैं। ठीक है। कैट शेडो करोगे आप अपने रूट यूजर के थ्रू, तो आपको इजीली शो हो जाएंगे वो। अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे ना, तो आपको इजीली शो हो जाएंगे। और जो हमारा थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट फोल्डर है इस डायरेक्टरी में, उसका नाम है होस्ट फोल्डर है, क्योंकि यहाँ पे आपके डीएनएस की मैपिंग होती है। ठीक है। जो हमारा होस्ट फोल्डर है, जो हमारा होस्ट फोल्डर है यहाँ पे, उसमें आपके जितने भी मतलब ये मान लो डीएनएस मैपिंग पॉइंट्स हैं उनकी मैपिंग होती है। क्योंकि यहाँ पे जो डीएनएस की इंफॉर्मेशन है, क्योंकि जिस सर्वर से आपके आईपी एड्रेस को कनेक्ट किया जा रहा है, जो आपके ब्राउजिंग और बाकी इंटरनेट टास्क को परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी है, उसकी इंफॉर्मेशन भी इसमें मौजूद होती है। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि डेटा ट्रैवलिंग में आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइल है। ठीक है। जितने भी डेटा ट्रैवल होते हैं कि आपको कौन से रूट के थ्रू इस डेटा को ट्रैवल करवाना है। एक सेकंड में आता हूँ, एक सेकंड रुको। हाँ, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मैं आपको ईटीसी फोल्डर के बारे में बता रहा था। तो मैंने ईटीसी के बारे में बता दिया। जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइल्स है वो है हमारी शेडो फाइल्स, 5 WD फाइल एंड होस्ट फाइल। क्योंकि जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है हमारी, जो मेन इंफॉर्मेशन होती है, वो सभी इन्हीं फाइल्स में मौजूद होती है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है अपने लिनक्स में कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड, तो आपको इसी फोल्डर में आना है। और जितनी भी कॉन्फ़िग फाइल होती है वो सभी इसी फोल्डर में मौजूद होती है। तो आप इसे ईजिली चेक कर सकते हो। पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको रूट यूज़र में होना ज़रूरी है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट सभी फाइल्स को कवर कर दिया है, बट हमारी यहाँ पे अब रह गई है कुछ नॉर्मल फाइल्स। अब यहाँ पे हम बात करते हैं मीडिया के बारे में। तो यहाँ पे हमारी जो मीडिया फोल्डर है, बेसिकली इसमें ऑप्शनल जो होते हैं हमारे ऑप्शनल हार्डवेयर, जितने भी हमारे मीडिया के फोल्डर्स हैं, जैसे ऑप्शनल हार्डवेयर में हमारी एसएसडी, यूएसबी एंड कुछ ऐसे स्टोरेज डिवाइस जिन्हें हम माउंट कर सकते हैं, तो उन सभी के लॉग्स इसमें मौजूद होते हैं। ठीक है। तो बेसिकली इसका तो कुछ ज़्यादा काम नहीं है, बट एक तरह से इसे भी मॉनिटरिंग में रखा जाता है। अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने CV 2023 886 के बारे में सुना होगा, जो कि ब्लू डकी के नाम से जानी जाती है, जिसकी मैंने वीडियो भी बनाई थी। जो ब्लूटूथ के थ्रू आपकी मॉनिटरिंग होती है, जो ब्लूटूथ मॉनिटरिंग होती है, वो भी इस फाइल में मौजूद होती है। ठीक है। जितने भी ब्लूटूथ से कनेक्टेड डिवाइस होते हैं, अगर आप इसे कनेक्ट करते हो,
तो उसके भी एक तरह से इंफॉर्मेशन इसमें लॉग हो जाती है। ठीक है, तो इसमें मतलब एक तरह से ये लॉग मॉनिटरिंग के लिए यूज में होती है, और इसका मतलब ये मान लो कि सेकंड प्रायोरिटी में इसको रखा जाता है। और अब हम बात करते हैं ओपीटी के बारे में। ये एक तरह से ऑप्शनल फाइल होती है जिसमें आपके ऑप्शनल जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, एडिशनली आप जितने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, जैसे कि गूगल गूगल आपने इसमें इंस्टॉल किया, या माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आपने ओपन किया, या कुछ भी आप ऐसे सॉफ्टवेयर का यूज करते हो जो एडिशनली आप इंस्टॉल कर रहे हो, जैसे बर्ब स्वीट प्रो हो गया, या कुछ ऐसे। क्या सर? अरे भाई, कर्सर कैसे शो नहीं हो रहा? जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में आप यूज कर रहे हो उसको मतलब एक तरह से शेक करके देखो, या फिर एक काम करो, आप उसको रिबूट करके देख लो। कर्सर शो नहीं हो रहा तो उसमें क्या कर सकते हैं भाई? देखो, कर्सर का तो ये है कि शो तो होता है भाई, ऐसे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो तुम? और जैसे कि मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे जितने भी ऑप्शनल फोल्डर्स हैं आपके, ऑप्शनल जितने सॉफ्टवेयर हैं इसी में आपके इंस्टॉल रहते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे तो यहाँ पे अगर जैसे कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट का एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था, और ये मैंने मतलब ये मान लो इससे पहले मैं लिनक्स पर्पल का यूज़ कर रहा था, तो उसमें मैंने काफ़ी यूज़ किया, तो उसमें मेरे काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल थे। बट यहाँ पे मैंने इसे इंस्टॉल करे हुए मेरे को 1 महीने से ज़्यादा नहीं हुआ है, एंड मैंने इसका यूज़ भी बहुत कम किया है, क्योंकि मैं ज़्यादातर वीपीएस वगैरह का यूज़ करता हूँ। तो अपने लोकल सिस्टम का यूज़ करे हुए मेरे को काफ़ी टाइम हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसलिए एक ही फ़ोल्डर वैसे इंस्टॉल किया था, इसमें एक ही सॉफ्टवेयर को मैंने इंस्टॉल किया था माइक्रोसॉफ्ट का। ठीक है, तो इसमें ये एक ही फ़ाइल आपको देखने को मिलेगी अगर आप डेली रूटीन पर इसका यूज़ कर रहे हो, एंड ऑप्शनल सॉफ्टवेयर को अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इंस्टॉल कर रहे हो, तो उसकी फाइल्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको इसके बारे में बताया। और उसके बारे में अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे रूट फ़ोल्डर के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ये होम फ़ोल्डर है, ठीक है? ये नॉर्मल यूज़र का एक फ़ोल्डर है, बट ये एक तरह से आप ये मान सकते हो ये रूट यूज़र का ही फ़ोल्डर है। इसमें आपको रूट के रिलेटेड जितनी भी फाइल्स हैं, वो सब आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। और अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एसबिन के बारे में। जितनी भी कमांड्स होती है जो सुपर यूजर एग्जीक्यूट करता है, अब जैसे शटडाउन की कमांड हुई, या कोई कुछ ऐसी सेंसिटिव कमांड्स हो गई जो सिर्फ रूट यूजर ही एक्टिवेट कर सकता है, जिसके लिए आपको रूट प्रिविलेज की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे वो सभी एक तरह से कमांड्स मौजूद हैं। जैसे मैं आपको चेक करा देता हूँ। तो जितने भी यहाँ पे सुपर यूजर द्वारा चलाई जाने वाली कमांड्स हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे एयरमोन एनजी, यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आपने वाईफाई पेन टेस्टिंग की होगी, मेरी आपने पहले वाली वीडियो देखी होगी, तो इस कमांड को आपने रूट यूजर के साथ ही एग्जीक्यूट करा होगा। ठीक है, जितने भी यूजर्स होते हैं वो सभी रूट यूजर की परमिशन के बिना इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पे रूट यूजर की रिक्वायरमेंट होती है। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो जितने भी हमारे एरोडम्प एनजी, एयर क्रैक एनजी, एंड बाकी के जितने भी कमांड्स हैं जो कि रूट यूजर रूट प्रिविलेज के अंदर आते हैं, तो वो सभी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे रूट यूजर की सभी कमांड्स हैं, और नॉर्मल यूजर की भी आपको कमांड्स इसमें देखने को मिल जाएगी, जो कि नॉर्मल यूजर भी काफी ज्यादा यूज करते हैं। एंड एक तरह से ये मान लो इसे कमांड का आप हब मान सकते हो। तो मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। तो ऑलमोस्ट हमारी यहाँ पे सभी फाइल्स कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे हम अब हमारी कोई फाइल रह तो नहीं गई यहाँ पे? सिस्ट फोल्डर के बारे में बता दिया मैंने आपको। एसआरवी फोल्डर रह गया हमारा। ठीक है, तो एसआरवी फोल्डर एक ऐसा फोल्डर है जिसमें हमारी सभी सिस्टम की सर्विसेज मॉनिटर होती है। ठीक है, सर्विसेज जो होती है हमारी, जो सिस्टम में चल रही सर्विसेज हैं, ठीक है, जैसे एफ टी पी हुई, एस एस एच हुई, टेलनेट हुई, जितनी भी सर्विस होती है हमारी, तो वो सभी इसमें मौजूद होती है। ठीक है, तो इसमें सर्विस के बारे में मैंने आपको बता दिया थी। और अब हम बात कर लेते हैं टेम्प फोल्डर के बारे में। तो एक तरह से ये टेम्प फोल्डर एक तरह से आप ये मान सकते हो टेम्परेरी जो हमारी फोल्डर्स होते हैं, टेम्परेरी फाइल्स होती है, जो भी आफ्टर इंस्टॉलेशन या कुछ भी ऐसा करते हैं हम अपने फोल्डर में, जिसके थ्रू टेम्परेरी फाइल्स क्रिएट हो जाती है, तो वो सभी इसमें रिकॉर्डेड रहती है। एंड जैसे कि आपको विंडोज़ के बारे में पता होगा कि आप विंडोज़ में, मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो जितनी भी टेम्प फोल्डर की जितनी भी फाइल्स हैं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो ये जितनी भी एक तरह से गार्बेज फाइल होती है। ठीक है,
तो ये गार्बेज फाइल यहाँ पे आप देख सकते हो, वही काम यहाँ पे टेम्प फोल्डर का होता है। जितने भी हम टेम्परेरी टास्क करते हैं वो सभी इस फोल्डर में मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट मैंने आपको सभी सभी के बारे में बता दिया है। और कुछ रह थोड़ी गया, एक बार आप मेरे को बता दो। सर मेरा एक डाउट है, टूल इंस्टॉलेशन, सेटअप प्रोसेस किसकी बात कर रहे हो आप? सेटअप प्रोसेस में मतलब इंस्टॉलेशन करके, इंस्टॉलेशन करके बताना है क्या? अरे भाई, यूट्यूब पे इतनी वीडियोस अवेलेबल है कि मेरे को लगता नहीं है कि इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी वैसे बनाने की। बट कोई बात नहीं, मैं बना दूंगा डुअल बूट पे। डुअल बूट पे भी बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ मैं बना दूंगा इसका। हाँ, वो पीपीटी मिल जाएगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये मान लो कि 2-3 दिन में आपको पीपीटी मिल जाएगी। बट बेसिकली चांसेस तो ये हैं कि मैं हो सके तो वीडियो ही अपलोड कर दूंगा इसके लिए, एक रिकॉर्डेड वीडियो करके मैं अपलोड कर दूंगा। देखो नोट्स तो क्या, मैं नोट्स का ये है कि मैं है ना, नोट्स आपके लिए खुद क्रिएट करके दे दूंगा, या तो मैं इसे नोशन के थ्रू क्रिएट कर दूंगा एंड नोशन का लिंक आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है। अरे भाई, ये बाद की बात है, एमास वगैरह ये बग बाउंटी के टॉपिक को जब हम कवर करेंगे ना, तो उसमें हम देखेंगे ये चीज़ें तो। ठीक है, ऑलमोस्ट मैंने सभी फाइल्स के बारे में बता दिया। और कोई फाइल अगर आपको ध्यान आ रही हो या मैंने नहीं बताई हो तो उसके बारे में आप बता दीजिए, मैं एक बार आपको और कॉल करवा दूंगा इसका। यूएसआर, तो बेसिकली यूएसआर हमारा रह गया है। यूएसआर फोल्डर रह गया है ना? तो यू सिंपली इसका तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जितने भी प्री इंस्टॉल सॉफ्टवेयर हैं हमारे, ठीक है, जो यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम और हमारा ऑप्शनल जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसमें इसकी यूएसआर फोल्डर में एंट्री रहती है कि जितने भी अगर आप सॉफ्टवेयर ऑप्शनली इंस्टॉल करते हो या कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो इसमें दोनों की एंट्री रहती है यहाँ पे। जबकि जो हमारा यहाँ पे ये फोल्डर है, ऑप्शनल फोल्डर है, तो उसमें ये मान लो कि आपके ऑप्शनल सॉफ्टवेयर जो है उन्हीं की एंट्री रहती है। बट जो हमारा ये फोल्डर है यूएसआर फोल्डर, ठीक है, तो उसमें ये मान लो कि आपके जितने भी ऑप्शनल एंड रिकमेंडेड सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उन सभी की एंट्री इसमें मौजूद होती है। तो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक बार जब आप फाइल सिस्टम को समझोगे ना, तो आपको काफ़ी ज़्यादा ये लगेगा कि लिनक्स को इतना मतलब इजीली यूज़ किया जा सकता है, कि बहुत ज़्यादा इजीली यूज़ किया जा सकता है। बट जो लोग इसे जीयूआई मोड में यूज़ कर रहे हैं, तो उनके लिए सिर्फ एक ही रिकमेंडेशन है, तो इससे अच्छा तो आप विंडोज़ यूज़ कर सकते हो। अगर आप लिनक्स को एक तरह से कमांड लाइन पे यूज़ करते हो, तो आपका काम भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट होगा इसमें, और आपको एक तरह से ये मान लो कि कमांड्स याद रहने लग जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये है कि अगर आप कर सकते हो ऐसा कि अपने मेन ऑपरेटिंग सिस्टम को हटाओ, और वहाँ पे अगर आप कर सकते हो या फिर आप डुअल बूट में कर सकते हो, जो कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि वीडियो अपलोड में कर दूंगा डुअल बूट के लिए, तो वीडियो मैं डाल दूंगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर लेना। ठीक है, तो आपको ये अगर जैसे जैसे आप कमांड्स को एग्जीक्यूट करोगे ना, कमांड्स आपको याद रहने लग जाएगी। ठीक है, कमांड्स का तो ये जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप कमांड्स को फॉलो करोगे, उनको एक तरह से राइट डाउन करोगे, तो एक तरह से आप प्रैक्टिस में एक तरह से यूज टू हो जाओगे। तो ये मैंने आपको बता दिया लिनक्स के फाइल सिस्टम के बारे में। ठीक है, और अब काफ़ी लोगों के एक तरह से मेरे को मैसेज एंड कमेंट्स भी ये रिसीव होते हैं कि भैया मेरे को मतलब एक तरह से लिनक्स में काम करते हुए काफ़ी टाइम हो गया है, मैंने यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करा। अब जैसे कि कई लोगों का ये डाउट रहता है, ठीक है, मैं आपको एक तरह से चेक करा देता हूँ। अब किसी ने मान लो कि डेस्कटॉप फ़ोल्डर पे अपना कुछ फ़ाइल क्रिएट करी, ठीक है? और उसी में कुछ एग्ज़ीक्यूटिव परमिशन दे करके उसको कहीं दूसरी डायरेक्टरी में मूव कर दिया, ठीक है? कुछ एग्ज़ीक्यूशन की ज़रूरत पड़ी, जैसे कि आपने यहाँ पे कोई फ़ाइल क्रिएट करी डेस्कटॉप पे, ठीक है?
और उसको मूव कर दिया अपने ओपीटी फोल्डर में, ऑप्शनल फोल्डर में, जो कि जाना चाहिए था हमारे ईटीसी फोल्डर में, जबकि उसको मूव कर दिया गया ऑप्शनल फोल्डर में। और फिर बाद में बोलते हैं कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क नहीं कर रही है हमारी ये कमांड। अरे भाई वर्क कैसे करेगी वो चीज़ें, क्योंकि एक तरह से जिस फाइल फोल्डर की आपको नॉलेज नहीं है, अगर आप किसी गलत फोल्डर में अपनी एक तरह से दूसरी फाइल को क्रिएट कर देते हो, ठीक है, तो वो वर्क करेगी ही नहीं डेफिनेटली, तो ऑब्वियस सी बात है। तो वहाँ पे ये ऑप्शन, यहाँ पे ये ऑब्स्टिकल सबको देखने को मिलती है, जो भी बिगिनर्स होते हैं उनको यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनको फाइल सिस्टम की कोई नॉलेज नहीं होती है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन्हीं लोगों को आती है जो एक तरह से फाइल सिस्टम को एक तरह से समझ नहीं पाते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया फाइल सिस्टम के बारे में। तो ऑलमोस्ट हमारी एक तरह से बेसिक जो आज की क्लास हुई है, मैंने आपको बताया कि लिनक्स की हिस्ट्री के बारे में, कुछ लिनक्स की एक तरह से बेसिक फाइल सिस्टम के बारे में मैंने आज आपको आइडिया दे दिया है, ठीक है। तो क्या है बैश कमांड, देखो मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि अभी हमने क्या स्टार्टिंग करी है यहाँ पे फ्री कोर्स के लिए, ठीक है। काफ़ी सारे लोग हमारे ऐसे हैं यहाँ पे इंस्टाग्राम और यूट्यूब टेलीग्राम पर। देखो यूट्यूब पे मैं इसलिए लाइव स्ट्रीम नहीं करता क्योंकि एक तरह से यूट्यूब पे यूट्यूब का और मेरा 36 का आंकड़ा है, ठीक है। पहले मैंने एक चैनल क्रिएट करा था, वो ऑब्वियसली डिलीट हो चुका है, जिसमें मेरे ऑलमोस्ट ये मान लो 60,000 सब्सक्राइबर मैंने बड़ी मुश्किल से गेन करे थे, बट एक दिन में 3 स्ट्राइक आने की वजह से वो डिलीट हो चुका है। तो एक तरह से यूट्यूब तो मैं फ्यूचर में भी कंटिन्यू नहीं करने वाला, ठीक है। यूट्यूब को कंटिन्यू ना करके मैं टेलीग्राम पे इसलिए पोस्ट कर रहा हूँ कि आपको एक तरह से फ्री कंटेंट मिले, बट कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं हो उसमें, ठीक है। क्योंकि टेलीग्राम ये चीज़ें अलाउ करता है, जब टेलीग्राम 18+ कंटेंट को अलाउ करता है, तो हमारा कंटेंट तो उससे तो बहुत नीचे है यहाँ पे। उस वहाँ पे ऐसी चीज़ें अलाउ है, तो यहाँ पे हम उस लेवल की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो हमारा तो यहाँ पे फिर भी बेसिक कंटेंट है, एजुकेशनल कंटेंट तो वहाँ पे तो अलाउ है ही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये भी बता दिया है कि टेलीग्राम को मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ, और बस हमें आपका ये चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में यहाँ पे 45 के करीब मेंबर्स थे, ठीक है। अब वो धीरे धीरे करके चले गए हैं, 32 रह गए हैं अब, 32 33 तक रह गए हैं, ठीक है। बस हमारा यही मोटिव है कि आप हमें सपोर्ट करो, जितने भी लोग अभी यहाँ पे रुके हैं, ठीक है, जितने भी लोग लास्ट से अब तक यहाँ पे मौजूद हैं, तो बस हमें आपका यही चाहिए सपोर्ट। और टाइमिंग टाइमिंग तो ये देखो कि इवनिंग टाइम रहेगी क्लासेस की, अल्टरनेटिव डेज में हम क्लासेस रखेंगे। जैसे कि आज हमारी क्लासेस हो चुकी है, ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास होगी परसों। तो ऐसे हमारी क्लासेस रहेगी। और इसमें ये है, देखो कि हम धीरे धीरे करके फ्री में तो देखो इतना सब कंटेंट प्रोवाइड कर दूंगा मैं आपको कि आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए ये है कि मैं आज ही एक टेलीग्राम पर एक ग्रुप भी क्रिएट कर दूंगा, जहाँ पे मतलब ऑब्वियसली सीरियस जो बंदे हैं, जो एक्चुअली में सीखना चाहते हैं, तो उसमें ज्वाइन हो जाना। मैं आपको उसका लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। बट वहाँ पे ये है कि कोई भी मतलब एक तरह से फालतू बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हमारा यही मोटिव है कि हम आपको एक तरह से वैल्यूएबल चीज़ प्रोवाइड करें, और हमें बस आपका सपोर्ट चाहिए। क्योंकि देखो टेलीग्राम पे कोई मोनेटाइजेशन जैसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। टेलीग्राम पे मोनेटाइजेशन जैसा कुछ भी नहीं होता, वहाँ पे हमें कुछ भी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता। बट मैं इसीलिए कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को एक तरह से कम्युनिटी ग्रो करनी है, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि एक तरह से लिनक्स की कम्युनिटी एक तरह से इतनी ग्रो हो, और हमारी जो इंडियन साइबर कम्युनिटी है वो एक तरह से ग्रो होनी चाहिए। इसीलिए मैं टेलीग्राम को कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, बस आपको करना ये है कि सिर्फ आपको इस लाइव को एक तरह से शेयर कर देना है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। जिस भी प्लेटफॉर्म को आप यूज़ कर रहे हो, बस जैसे लाइव कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपको ये है कि इसको थोड़ा सा कंप्लीट करके, अभी जैसे मैंने बीच में लाइव रोक दी थी, तो उस क्लिप को एडिट करके मैं बीच में, तो मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। बस आपको करना ये है कि अपने जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें इस लाइव को स्प्रेड कर देना है, और हमारे लिंक्डइन पेज पर आपको आना है, और यहाँ पे आपको आज की लाइव के बारे में बताना है। इसका आप लाइक कर सकते हो, मैं इसका लिंक भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। तो आज आप इसके बारे में ये मान लो कि इसको रिपोस्ट कर सकते हो अपने लिंक्डइन अकाउंट पे, और कमेंट्स में बता सकते हो आप कि आज की लाइव आपको कैसी लगी, ठीक है। तो बस हमें आपको इतना ही सपोर्ट चाहिए, और किसी सपोर्ट की हमें ज़रूरत नहीं है। बस आप इतना कर दो कि ये जितनी लाइव हम कर रहे हैं, ठीक है, जितनी लाइव हम कर रहे हैं, जितनी भी हम क्लासेस करेंगे,
आप उनके लिंक अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दो और जितना हो सके हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट करो। मोस्ट प्रोबेबली टेलीग्राम को सबसे ज़्यादा प्रमोट करो, कि जितने भी फ्री कंटेंट एंड फ्री रिसोर्सेज होंगे मैं टेलीग्राम पर ही शेयर कर सकता हूँ। क्योंकि देखो इसमें यही है, टेलीग्राम का कोई मोनेटाइजेशन पॉलिसी है नहीं। ठीक है, मोनेटाइजेशन जैसा कुछ भी है नहीं टेलीग्राम में। तो बस आपका यही है कि हमें सपोर्ट चाहिए, अगर जैसे जैसे सपोर्ट मिलता रहेगा तो मैं यही है कि आपको मतलब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंटेंट में यहाँ पे अपलोड करने की कोशिश करूंगा। अभी जैसे ये हमारे 22,000 यहाँ पे मेंबर्स हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 23,000 होने वाले, कुछ 15-16 मेंबर्स ही कम है। ठीक है, 23,000 में मेरे को लग रहा है कि इस लाइव के बाद तो ऑलमोस्ट हो ही जाने चाहिए। ठीक है, तो बस मेरा यही है कि आप मेरे को जितना सपोर्ट हो सकता है वो करिए बस। और मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि आपको जितनी भी रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। ये एक तरह से मैं एक कमिटमेंट की तरह आप मान सकते हो। जितने भी फ्री रिसोर्सेज फ्री नॉलेज की ज़रूरत होगी वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। अभी जैसे कि लिनक्स की हमारी फर्स्ट क्लास थी, बाकी हम धीरे धीरे करके ऑलमोस्ट हर फील्ड को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। इसमें हम लिनक्स नेटवर्किंग प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, एंड्रॉयड सिक्योरिटी सिक्योरिटी बग बाउंटी, रिवर्स इंजीनियरिंग एंड यहाँ तक कि कर्नल डेवलपमेंट एंड कर्नल एक्सप्लॉयटेशन, जो कि सबसे ज़्यादा एडवांस टॉपिक है कर्नल एक्सप्लॉयटेशन, उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। बोलो भाई, क्या बात है। तो यही है मेरा तो, कि मैं आपको हर चीज़ के बारे में फ्री नॉलेज प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। बस आप ये है क्या, जितने भी हमारे पोस्ट वगैरह होंगे उनको बस अपने अकाउंट पर रीपोस्ट करना है। देखो क्लास का तो ये है, एक दिन छोड़कर एक दिन क्लास रहेगी। ठीक है, क्लासेस का तो ये अल्टरनेटिव डेज में क्लासेस रहेगी। और इसके बाद में क्लास खत्म होने के बाद में ये है कि मैं आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पर। मतलब ये मान लो कि कल मॉर्निंग तक आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, नोट्स भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप इनको या तो सेव करके रख लेना या हो सके तो आप राइट करके रख सकते हो। क्योंकि बेसिकली ये आज की क्लास में तो मैंने ये लिनक्स की फाइल सिस्टम के बारे में बताया, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट था। तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम दूसरी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जैसे कि लिनक्स की कुछ ऐसी कमांड्स हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो उसके बारे में हम स्टार्ट करेंगे। देखो हाँ देखो कोर्स के बारे में भी मेरे को आपको बताना था कि देखो फरवरी में हमारा बैच स्टार्ट होने वाला था, 2 फरवरी से उसकी स्टार्टिंग होने वाली थी। ठीक है, वो उस बैच में मतलब ये मान लो 100 स्टूडेंट्स की जो लिमिट थी वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, 100 स्टूडेंट्स की लिमिट स्टार्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब जैसे कि ये लाइव खत्म होती है तो उसके बाद में ये मान लो 9 बजे से 11 बजे तक हमारी वो लाइव चलेगी। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट हैं तो उनको नेक्स्ट अपडेट नेक्स्ट महीने के लिए मिल जाएगी। तो हो सके तो मैं लाइव में ही आपको बता दूंगा कि आपको ज्वाइन कैसे करना है, कैसे क्या प्रोसेस रहेगा। तो वो सब आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्लियर करना था, क्योंकि काफ़ी लोगों की ये क्वेश्चंस भी आ रहे थे कि भैया हमें लाइव क्लासेस भी ज्वाइन करनी है, बट उसमें आउट ऑफ स्टॉक आ रहा है वो। तो इसीलिए देखो हमने अभी बुकिंग तो ऑफ कर रखी है, जैसे ही हमारा ये बैच कंप्लीट होता है लाइव का, तो अब हम उस क्लासेस के बैच को ओपन करेंगे, नए नए बैच को। ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो बस आप सपोर्ट करते रहिए, मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करता रहूँगा। तो अभी के लिए तो हम लाइव को कंप्लीट करते हैं बस।